आइए बच्चों, मेरे बच्चों सभी लोग इधर देखिए। कपीश डोंट बात मत करिए, दरवाजा बंद करके आइए, लॉक मत करिएगा बस, है ना। रिफ्लेक्टेड ज्यादा बात समझिए आप लोग ना। हम प्रश्नावली 1.1 में 1.1 में वो सारी चीजें एलसीएम से संबंधित हमने पढ़ी। आज हमारे पास दूसरी प्रश्नावली है 1.2। इसके लिए दो थियरम हम लोग पढ़ेंगे, दो प्रमेय पढ़ेंगे। पहला प्रमेय हमारे पास क्या है? पहला प्रमेय का नाम है 1.2 प्रमेय। यह कहता क्या है? यह शायद हमने आप लोगों को बताई भी है एक बार, फिर से वापस अगर आप लोग साथ रिवाइजर करना चाहते हैं तो हमें बता दीजिए ताकि हम बोर्ड पे लिख के आपको दर्शा सके। क्या कहता है रिया बेटा, बोलिए क्या कहता है प्रमेय? चलिए बहुत बढ़िया। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे बोलिए। यदि P a स्क्वायर को विभाजित क्या करता है? डिवाइड करता है ना। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। यही प्रमेय था हमारे पास, ठीक है। कुछ हमने गलत तो नहीं लिखा इसमें, सब ठीक है। इसके कहने का तात्पर्य क्या है आप लोग समझिए ना। इसके कहने का क्या मतलब? यह प्रमेय है, कह रहा है कि यदि कोई P एक संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में अगर आप लोगों को हम बताएं तो बताए थे हम आप लोगों को एक बात कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड न हो। मतलब वह एक से भाग जाए जिसमें, या फिर स्वयं से, उसके अलावा कोई तीसरा न हो। यही बात हमने कही थी। तो हमने कहा कि P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए हमने एक और अभाज्य संख्या ले ली 5, है ना। हमने कहा कि 5 यदि 20 के स्क्वायर में ना, हमने 20 को क्या मान लिया बाबू? 20 को हमने मान लिया A। क्या मान लिया? A। और 5 को हमने क्या मान लिया? P ना। यदि 5 20 के स्क्वायर को भाग देगा, मतलब इसका तात्पर्य हम यह लिखें कि 20 स्क्वायर बटा के 5 अगर पूरी पूरी से विभाजित हो जाता है तो हम इसी का सेकेंड वर्जन लिख सकते हैं कि इसके आधार में, मतलब 20 बटा के 5 भी पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। अगर कह रहा है कि कोई P एक संख्या है जो a स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित करती है ना, तो वह a को भी विभाजित करेगी, जो मतलब आधार है उसको भी विभाजित करेगी। अगर a स्क्वायर विभाजित नहीं होगा तो a भी विभाजित नहीं होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख लीजिए यहाँ से, अगर हम इसे यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 400 होगा 20 का स्क्वायर, और बटा के 5 काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा जैक्स बेटा? 80 बार में। यहाँ से भी काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत। अगला एक और आप समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास एक और अभाज्य संख्या हमने ले ली 7 ना। 7 अगर 14 के स्क्वायर को विभाजित करता है, किस स्क्वायर को विभाजित करता है? 14 को। तो इसका मतलब 7 किसको विभाजित करता है बाबू? 14 के स्क्वायर को। तो इसका दो तात्पर्य हमारे पास होगा। 7 अगर 14 के स्क्वायर को विभाजित, इसका मतलब यह है कि 7 से 14 के स्क्वायर में भाग चली जाएगी।
इसका मतलब 14 14 कितना होता है 100 बटा के 196 होता है। ठीक, 196 बटा के 7। या फिर अगर ऐसा सही है तो ये भी सही है मेरे बच्चों कि 14 बटा के 7 भी विभाजित हो जाएगा। 14 बटा के 7 भी क्या हो जाएगा विभाजित। कितना बार में विभाजित हो रहा है? कितना बार में? 58 बार में तो नहीं होगा। 28 बार में। ठीक, कितना बार में हो रहा है? और यहाँ पे कितना बार में? 2 बार। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यह दोनों चीजें इस चीज को प्रूफ करती। तो हमारे पास इस प्रमेयिका में क्या है 1.2 प्रमेय यह कहता है कि मान लीजिए कि कोई अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगी। ठीक है, इसका हम बात उन सवाल में करेंगे जब हमको कहा जाएगा कि सिद्ध करिए कि करनी में दो एक अपरिमेय संख्या। ठीक ना, थोड़ी सी उसकी बात आएगी जब हम यह प्रूफ करेंगे कि मान लेंगे कि हमने इसको डिवाइड किया, हम यह निकालने के लिए कोशिश करेंगे कोई इसके अतिरिक्त गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रमेय का कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है हमारे पास, ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं है जिसकी वजह से हम किताब में नहीं कुछ दिया ऐसा, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दे रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि 20 के स्क्वायर को ए पूरी तरह से 5 विभाजित करता है तो 20 को भी 5 पूरी तरह से क्या करेगा विभाजित। अगर मेरे बच्चों आप लोगों के सामने सवाल को प्रूफ करने के लिए अगर इसको हम बदल दें और हमने कह दे बाबू कि हमको बात बताइए, अगर हम 5 संख्या लेते हैं 5 संख्या लेते हैं और 14 के स्क्वायर को विभाजित करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इसके लिए दो नियम हम आप ही बनाए रहे थे। 5 अगर 14 के स्क्वायर को विभाजित करता है 196 बटा के 5 तभी करेगा मेरे बच्चों 14 बटा के 5। अब आप यहीं पे चेक कर सकते हैं कि 14 में 5 की भाग जाएगी तो इसका मतलब 196 में 14 की 5 की भाग भी नहीं जाएगी। ठीक ना, अगर किसी संख्या के स्क्वायर को या आधार को विभाजित करेगा तभी उसके स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, तभी उसके क्यूब को भी विभाजित करेगा। समझ में आई बात है? कितना भी कुछ हो जाए, क्योंकि हमें मेन बात बेस से आधार से, आधार कटेगा तभी पावर के रूप में कितना भी हो भाग देने पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा कट जाएगा, पूरी तरह से भाग जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अगली प्रमेयिका 1.3। ठीक है, चले आगे। आइए हमारे पास अगली प्रमेय 1.3। इसके लिए हम बात समझते हैं पहले ना कि सवाल इसमें किस तरह से पूछता है ना, उसके बाद हम प्रमेय भी समझ। बात समझ में आई क्या? यहां तक किसी को दिक्कत है? इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रमेय को लेकर, प्रमेय बाद में लिखेंगे, पहले बता देते हैं पूछे कैसे जाते। समझ में आई बात है सबको? कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये बात बता देते। टाइप 1 के लिए क्या कहेगा, फर्स्ट टाइप और दूसरा टाइप सेकेंड। फर्स्ट टाइप में आपको ना कोई इरेशनल नंबर दे देगा अपरिमेय संख्या, जैसे √2 कह देगा ना, √2 को प्रूफ करिए कि यह एक अपरिमेय संख्या। हम सभी को पता है कि अपरिमेय संख्या है, पर इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है कि नहीं। जैसे किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं यह कह दूं कि तुम सिद्ध करो कि तुम पढ़े लिखे हो, तो बहुत सारे वो डेटा देने लगेगा, हम यह जानते हैं इस बारे में इतना, जानते हैं उस बारे में उतना, तो हम समझ जाएंगे हाँ शिक्षित है। दरवाजा बंद करके आओ, शिक्षित है। या फिर वह समाज के लिए उत्तम काम करने लगेगा, हम समझ जाएंगे शिक्षित व्यक्ति है। गलत फैसले को सही करने की कोशिश करेगा, सही को सही चीज से व्यतीत करेगा, है ना। या फिर मैं एक गर्ल्स को यहाँ खड़ा करा दूं और एक बॉयज को खड़ा करा दूं और मैं सिद्ध करने के लिए बोलूं कि तुम दोनों सिद्ध करो कि तुम गर्ल्स हो और तुम बॉयज हो, तुम गर्ल हो और तुम बॉय हो, है ना। तो क्या सिद्ध करेंगे, अपनी अपनी एबिलिटी और शारीरिक क्षमता बताएंगे और शारीरिक वृद्धि बताएंगे कि गर्ल्स के लिए ये शारीरिक, गर्ल्स के लिए शारीरिक विकास होते हैं और बॉयज के लिए ये बड़े होते हैं, तो ये लोग मेल फीमेल में बदलते, मेल पर्सन क्या होता है फीमेल, उस दोनों सेग्रीगेट करेंगे आपस में। उसी तरह से सबको देखने में लगेगा ये गर्ल है बॉय, लेकिन प्रूफ करने की बात आएगी तो हम उसके लिए कुछ बात करेंगे, है ना। तो कोई भी इरेशनल नंबर दे देगा और कह देगा प्रूफ करिए कि यह एक क्या है अपरिमेय संख्या।
सिद्ध करिए कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या। कड़ी में 2 भी अपरिमेय, कड़ी में 3, कड़ी में 5, क्या कड़ी में 4 अपरिमेय संख्या है बेटा जैक्स बेटा? क्या कड़ी में 4 एक अपरिमेय संख्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि कड़ी में 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस संख्या का पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। कड़ी में 4 को हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 को हम रूट में कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, और यहाँ पे जिसका पेयर बनता है वो उसका पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। इसलिए हमारे पास यह क्या हो गया, अर्थात जिसे रूट से बाहर निकल जा सकता है वो परमेय संख्या, लेकिन अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या 5 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है? क्या बताइए, 7 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है? क्या बताइए, 11 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है? क्या 10 को रूट से बाहर निकाला जा सकता है? नहीं। तो ये सब सारी संख्या कैसी है, अपरिमेय। ठीक है, परमेय संख्या बनाने की जब बात आएगी तो किसी भी संख्या के नीचे बटा लगा देंगे 1 के रूप में, तो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक ना? क्या 0 एक परमेय संख्या है जक्स बेटा? क्या 0 एक परमेय संख्या है ना? 0 बटा के हम 1 लिख सकते हैं। हम बात बता देंगे, डिविजिबिलिटी का रूल्स बता देंगे। कोई एक कक्षा आएगी जिसमें हम स्क्वायर का निकालना पढ़ लेंगे, है ना, शॉर्ट ट्रिक के रूप में, जिससे आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए। दूसरे टाइप का सवाल क्या पूछेगा, 2 प्लस रूट में 5 प्रूव करिए कि यह अपरिमेय संख्या है, या फिर लिखेगा 2 प्लस रूट में 3, यह क्या है, अपरिमेय संख्या। कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, 2। एक तो इस तरह के और दूसरे इस तरह। आपको इधर देखिए, आपको यह देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन सवाल करने में छोटा है। यह सवाल क्या है, थोड़ा सा लेंदी है ना। रीजन समझिए कि इसके लिए कोई मेथड नहीं है, सीधी सीधी आप समझ लीजिए कि जब आप इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ना तो आपको एज इट इज उसे लर्न करना पड़ जाएगा, क्योंकि यह एक प्रमेयिका ऐसी है जो एक्चुअल में एज इट इज लिखना मांगती है। ठीक है ना, प्रोसेस को लिखना होता है। किसको लिखना होता है, प्रोसेस। और प्रोसेस याद करना पड़ता है ना। प्रोसेस के लिए कोई ऐसा नहीं हम प्रोसेस बना देंगे, है ना। प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा, जो थियरम लिखना है, जो प्रमेय लिखना है, उसे आपको याद करना पड़ेगा। तो 1.3 में क्या कहा है, 1.3 में मेरे बच्चों कहा है कि सिद्ध कड़ी में 2 एक प्रमेय संख्या है, कड़ी में 2 एक क्या है, प्रमेय। यही बोला है ना, देख लीजिएगा बुक में, अपरिमेय बोला है ना, माफ करिएगा बच्चों मेरे, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। आइए हम इसी थियरम को प्रूफ करेंगे कि कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर, थियरम को नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, प्रमेय क्या कर रहा है, कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। अब बात समझिए, हमने कहा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैक्स बेटा मत खेलिए, बच्चे नहीं रह गए हैं। क्या कहता है प्रमेय कि कोई भी अपरिमेय संख्या होगी तो हम उसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो हम एक मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक नियम। हम कह देंगे कि हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है तो नहीं, लेकिन हम मान लेंगे क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जब कुछ दिया होता है और हम उसके विपरीत मानते हैं ना, तो उसे कहते हैं विरोधाभास का नियम। क्या कहते हैं, विरोधाभास, इंग्लिश में कंट्रडिक्शन मेथड। समझ में आई बातें, उल्टा अपोजिट कर देना। तो हम सवाल को हल करते समय इसी प्रमेय को लिखेंगे, माना कड़ी में 2 क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना, माना कड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए अगर कोई परिमेय संख्या होगी तो क्या लिखी जाएगी, p बटा के q के रूप में। जहां क्या लिख सकते हैं बाबू, जहां q बराबर 0 नहीं होगा। दूसरी बात, p और q सभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, p तथा q क्या है बाबू, एक सह अभाज्य
सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य नहीं, सह अभाज्य। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य मतलब अगर कोई अपने आप में संख्या मेरे बच्चों ना सह अभाज्य होगी, इसका मतलब कहेगा उनका एक के सिवा कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब उसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एक। हमने ऐसी बात लिख ली। आइए आगे चले, चलिए अब हम बाबू पक्षांतर करेंगे, लिख देते हैं इसको, इधर लेकर आते हैं। जो भाग कर रहा है वो किसके रूप में चला जाएगा, गुणा के रूप में। अंडर रूट 2q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। अब हम कह देंगे वर्क करने पर, क्या करने पर, वर्क करने, वर्क कर दे। आइए जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो क्या होगा, रूट 2q इज इक्वल टू p। करिए क्या चीज, वर्क, वर्क करेंगे रूट का तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2, और q का इज इक्वल टू किसका स्क्वायर, p का स्क्वायर। अब जो चीजें हमारे पास यहाँ पे क्या कर रही थी बाबू, गुणा कर रही थी, इसमें जाके क्या करेगी, भाग, भाग करा दे। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा के, पी स्क्वायर बटा के। अब अभी आप लोगों ने यह चीजें पढ़ी थी 1.2 प्रमेय में कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को भाग देती है तो वह उस संख्या को भी पूरी तरह से क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे क्यू एक क्या है, पूर्णांक है, क्यू क्या है एक बाबू, या फिर हम क्यू एक पूर्णांक है तो हम लिख सकते हैं तब क्यू क्यू स्क्वायर भी, हमने माना था ना कि ये दोनों सहभाज्य और पूर्णांक है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, एक, ठीक है। इस हिसाब से मेरे बच्चों आगे देखिएगा, हम लिखेंगे पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है, इसका मतलब कहेगा कि पी भी 2 से विभाजित होगा, पी भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित। यहां तक बात समझ में आई क्या, पी स्क्वायर भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, बात समझ में आई। आगे लिख सकते हैं पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी बटा के 2, ये लिख सकते हैं ना, पी बटा के 2। आगे लिखिए, अतः क्या लिखेंगे, अतः माना पी बटा के 2 बराबर के केवन, पी बटा के 2 बराबर केवन लिखेंगे, जहां केवन एक पूर्णांक, केवन एक क्या है, केवन एक क्या है मेरे बच्चों, बात समझ में आई। अब हमने केवन एक पूर्णांक मान लिया है, तो हम यहाँ पे जो p बटा के 2 बराबर केवन था, अगर p 2 भाग कर रहा था तो इसमें जाके क्या करेगा, केवन में गुणा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p बराबर 2 केवन। यहाँ पे आप इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर। अब यहाँ पे देखिए p का मान समीकरण नंबर 1 में, इसको आपने क्या माना, समीकरण नंबर 1। कहेंगे p का मान किस में रखने पर, लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, रख दीजिए। क्यू स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू पी के जगह हम क्या रखेंगे, 2k1, और यहाँ p का स्क्वायर तो यहाँ पर भी 2k1 का भी क्या हो जाएगा, और बटा के, बटा के
कोई दिक्कत है क्या बच्चों? कोई दिक्कत? आइए आगे चले। स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4 K1 का स्क्वायर बटा के 2। 2 से या 4 कितनी बार में कट जाएगा? हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं? आगे क्या लिख सकते हैं? ठीक है। क्यू स्क्वायर बराबर क्या बन गया था? 4K1 का स्क्वायर बटा के 2। हमने 2 से 4 को काटा कितनी बार में? 2 बार। तो वापस क्या लिखा जा सकता है? क्यू स्क्वायर बराबर 2K1 का, अच्छा जो इधर गुणा करा इसमें जाके क्या कर देगा? तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू बताइए? हम लिख सकते हैं K1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा के, लिख सकते हैं। जो इधर गुणा कर रहा था इसमें जाके क्या करेगा? अब देखिए जैसा यहां पे यह था हमारे पास समीकरण नंबर 3 है ना, जैसा हमारे पास समीकरण नंबर 3 है एज इट इज वैसा ही हमारे पास समीकरण नंबर क्या है। फर्क बस क्या है कि यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा के क्या था, और यहाँ पे था मेरे बच्चों K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा के, यहाँ पे पी स्क्वायर बटा के 2, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटा के। तो एक हमको बात बताइए कि जैसा इसके साथ यह प्रोसेस हुआ एज इट इज इसके साथ भी हम लिख सकते हैं। yes, हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर हमने माना था कि के क्या है? पूर्णांक, तो हम लिख देंगे K1 एक क्या है? K1 एक क्या है? पूर्णांक है। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां पर भी तो हमने माना था कि Q1 एक पूर्णांक है, तो यहां पर भी हमने क्या लिखा है? यहाँ पे K1 एक क्या है? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत? समझिए अब हम यहां तक K1 स्क्वायर भी क्या मान सकते हैं? K1 स्क्वायर भी एक क्या है? अतः अगली चीज क्यू स्क्वायर में दो, क्यू स्क्वायर को 2 पूरी तरह से विभाजित कर रहा है, क्योंकि अगर हम मेरे बच्चों किसी का भाग देके एक पूर्णांक एक इंटीजर प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब उस संख्या में पूरी तरह से भाग जाएगी। हम अगर संख्या लिखे 2 इजिकल टू 4 बटा के 2, बेटा 2 इजिकल टू 4 बटा के 2 न लिखकर हमने लिखा कि 2 इजिकल टू पी बटा के 2। इधर देखिए हमने लिखा 2 इज इक्वल टू पी बटा के 2। इसका मतलब p का, हमने कहा कि सारे पूर्णांक है तो हम p का कुछ ऐसा मान रखेंगे ना कि 2 से पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित है, ताकि हमारे पास क्या प्राप्त हो? 2। तो हमारे पास जब पूर्णांक निकालना है ना तो पूरा अंक मतलब पूरा इस अभाज्य संख्या का इस क्यू स्क्वायर में भाग जानी चाहिए, तभी तो हमारे पास कोई पूर्णांक प्राप्त होगा, वरना दशमलव में प्राप्त करेंगे तो पूर्णांक हुआ कहां से? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा अंक। अर्थात हम यहाँ पे यही पुनः यह बात कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? क्यू स्क्वायर 2 से क्या है? भाज्य है। अतः हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाबू? कि क्यू भी किससे भाज्य होगा? क्यू भी 2 से भाज्य होगा। 2 चीजें। अब हमने यहां माना था p बटा के 2 बराबर क्या माना था? केवल। अब हम मान लेंगे q बटा के 2 बराबर, अगर ऐसी बात है मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसी बात है तो हम लिख सकते हैं कि q बटा के 2 पूरी तरह से भाज्य होगा, तो क्या लिख सकते हैं? q बटा के, तो हम मान लेंगे। अतः माना q बटा के, अतः माना हमने q बटा के 2 इजकल टू K2, q बटा के 2 इजकल टू K2। अब हम यहाँ पे K2 को भी कह देंगे एक क्या है? जहां K2 एक क्या है बाबू? पूर्णांक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर, हमारे पास कितने समीकरण प्राप्त हो गए?
4। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। समीकरण 4 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे। समीकरण 2 को और समीकरण 4 को आप ध्यान से तनिका देखिए बच्चों। देखिए तनिका ध्यान से इसको, तो कुछ खास चीजें मिलेगी। खास चीजें क्या मिलेंगी? समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4। हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। समीकरण नंबर 4 को थोड़ा सा चेंज करिए। समीकरण नंबर 4 को थोड़ा चेंज करिए, थोड़ा सा चेंज करें। क्या चेंज कर दें इसको? एक बात बताइए, हमने कहा कि जहां के क्या है, K2 एक पूर्णांक है। K2 क्या है मेरे बच्चों? एक पूर्णांक। तो हम इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। जो 2 इसमें भाग कर रहा है, इसमें जाके क्या करेगा? तो हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं? Q बराबर 2K2, इसको मानिए 4 है, ठीक ना? मैं इसी को बस थोड़ा सा चेंज किया हूं, बस, और कोई बात। अब तनिक से ध्यान से देखिए इसको। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 को ध्यान से देखिए। P बराबर 2K1, Q बराबर 2K2। यहां पर भी 2 है और यहां पर भी क्या है? अगर मेरे बच्चों P और Q एक सभाज्य संख्या थी, मतलब इसका एक के सिवा कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, तो ये 2 कहां से आ गया? दोनों में एक के अलावा दूसरा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड बना कि नहीं बना? बनना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही माना था कि P तथा Q एक सअभाज्य संख्या है। मतलब सअभाज्य का मतलब होता है दोनों का HCF कितना आना चाहिए? एक। यहाँ पर तो HCF क्या आ गया इनका? यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है? 2। कॉमन क्या आ गया? 2। इसलिए कह देंगे, अभी कहेंगे, मिटाते हैं इसको। नोट करिए, पहले इसको नोट करिए, फिर इस एक लाइन में लग जाएगा। आइए, क्या लिखेंगे? समीकरण, इसके नीचे से समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से P बराबर 2K1 और क्या चाहिए बाबू? Q बराबर 2K2। यहां लिखेंगे, यहां एक के अलावा, एक के अलावा, एक के अतिरिक्त ना, यहां एक के अतिरिक्त दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमने माना था कि यह सभाज्य अर्थात एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ एक के अतिरिक्त एक और संख्या है जो 2 है, जो दोनों में मिल रही है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो भी तो अतिरिक्त गुणनखंड है। अर्थात हमने जो माना था वह गलत माना था। अर्थात हम जो माने थे वो गलत माने थे। हम क्या कह देंगे कि अतः जो हमने यह प्रोसेस माना था कि यह एक कैसी संख्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमने गलत मान लिया था ऊपर। क्योंकि हमने क्या मान लिया था? कड़ी में 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। हमने यह चीज गलत मानी थी। परिमेय संख्या होती तो बाबू यह दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं होता। अर्थात एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है। कहेंगे ना? इसके लिए लिखेंगे अतः अतः P तथा Q
एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्या है मेरे बच्चों? पी तथा क्यू एक सहअभाज्य संख्या नहीं। इसलिए विरोधाभास से, किससे बाबू? विरोधाभास से कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना? क्या है? इसलिए विरोधाभास से कड़ी में दो क्या है? अपरिमेय संख्या है। यह उसका प्रोसेस था, ठीक ना? यह उस पूरी सवाल का क्या था? प्रोसेस। नोट कर लीजिए इसको।